हेलो एवरीवन। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम नथिंग बट आपका ये क्या आएगा बेटा? सिग्निफिकेंस आएगा। हाँ, ये ध्यान में रखना है, कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने तो इंपॉर्टेंस करवाया, हम लोग को सिग्निफिकेंस कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम और सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम दोनों सेम है। ठीक है, तो बेटा अभी इसमें एचआरएम इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी अंडरटेकन टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है ये हम लोग को अभी सीखना है। ओके, फर्स्ट क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर मतलब कोई बता सकता है बेटा मेरे को? कोई बता सकता है ये क्या होता है क्या नहीं होता है बेटा? ये चलो मैं बताती हूँ। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर मतलब क्या होता है कि स्किल्स एम्प्लॉयज में क्या है क्या नहीं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ पीपल, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज, मेरे एम्प्लॉयज के अंदर जो मुझे जो स्किल चाहिए कि ये गुण इसके पास होना चाहिए, ये 36 गुण का होना चाहिए मेरे एम्प्लॉयज, और मेरा एम्प्लॉयज 36 गुण का है कि नहीं है, ये सब मुझे नोट डाउन करना है, फिर जाके उनको अपने जॉब के लिए सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर, इसमें और भी क्या क्या हो सकता है बेटा? इसमें क्या होता है कि अभी मालूम पड़ा मेरे को 36 गुण वाला एम्प्लॉय चाहिए, तो वो एम्प्लॉयज में 36 गुण नहीं है, 30 गुण है, किसमें तो 15-16 गुण है, तो क्या मुझे उनको निकाल देना है? नहीं, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देना है। जो अभी तक हम लोग एचआरएम की फीचर्स वगैरह में पढ़ रहे थे, ट्रेनिंग, प्लानिंग, सिलेक्शन, यही सब हमको इसमें ऐड करना है। ठीक है, अभी अभी हम लोग बात, तो फर्स्ट पॉइंट समझ गए आप लोग को। अभी सेकंड पॉइंट क्या है? इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर। इफेक्टिव यूज क्या होता है मैन पावर का? मुझे कोई बताएगा प्लीज? यस, इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर मतलब होता है बेटा सही प्रोडक्ट को सही टाइम पे सही कंज्यूमर तक पहुंचाना। ठीक है, क्या होता है? प्रॉपर टाइम पे, अगर मेरे को मेरा मंगाया हुआ प्रोडक्ट ये टाइम तक टाइम लिमिट है, मुझे यहाँ तक चाहिए था, अगर वहां पे ना मिलके उसके बाद आ रहा है, ठीक है, तो क्या वो प्रॉपर काम करेगा? नहीं ना, तो उसका क्या इफेक्टिव यूज हुआ? नहीं हुआ। तो इसका एक इन शॉर्ट क्या होता है, आपके बुक्स में रहेगा, आप रीड आउट कर सकते हो उसके लिए बराबर। तो सही इंसान को क्या सही जॉब मिल रहा है? फाइनेंस वाला बंदा मेरा मार्केटिंग में तो नहीं बैठा है, मार्केटिंग का बंदा कहीं फाइनेंस में तो नहीं बैठा है, अगर ऐसा बैठ जाते तो बेटा क्या होता है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन उतना ग्रो नहीं कर पाएगा ना। ऐसे तो हर कोई अपना जॉब छोड़ के दूसरे स्किल, जो स्किल उसके अंदर है वो स्किल के ऊपर काम ही नहीं कर रहा है, दूसरे स्किल के ऊपर काम कर रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो बिजनेस क्या ग्रोन अप कर पाएगा? क्या नहीं ग्रोन अप करेगा ना बेटा। तो वो होता है अगर मैं उनका स्किल्स देख के, उनको प्रॉपर स्किल के ऊपर काम करके उनको प्रॉपर जगह पे जॉब बिठा सकूं, तो वो क्या होगा? इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर। ठीक है, मोटिवेशन ऑफ मैन पावर। मोटिवेशन ऑफ मैन पावर क्या होता है? तो मोटिवेशन ऑफ मैन पावर ये होता है कि कंपनी में मेरे जितने भी एम्प्लॉयज है, मेरे जितने भी वर्कर्स है, जो भी है, अगर मैं उनके काम के रिगार्डिंग उनको मोटिवेट करूं, हाँ, उनको हमेशा मैं दिन रात काम कराने के बाद जब एक टाइम आती है उनको प्रॉपर सैलरी दूं, उनको प्रॉपर मैं वेजेस प्रोवाइड करूं, तो बेटा उन लोग खुश हो जाएंगे ना, मेरे एम्प्लॉयज भी खुश होंगे कि भाई मेरी बॉस मुझे अच्छा खासा बोनस दे रही है, राइट। मेरी बॉस मुझे मेरे प्रमोशन आ गया, मेरे को मुझे इंसेंटिव अच्छे खासे पे हो रहे, मेरे वर्कर्स को लगेगा मैम बहुत अच्छी खासी वेजेस देती है हम लोग को, तो हम लोग इस जॉब को छोड़ ही नहीं सकते, राइट। अब्सेंटिज्म तो कभी बनेगी ही नहीं, और इसमें मोटिवेट अगर मैं करूंगी उन लोग को, तो बेटा उन लोग खुश होके काम करेंगे ना। उनको क्या, मैं अगर हर चीज में उनका सजेशंस लेके काम करूंगी, उनको क्या लगेगा कि मैम इतनी अच्छी है कि हमें सजेशन पूछती है, तो कहीं हद तक, बहुत हद तक मैम हमें अगर अपना मानती है, हम भी कंपनी को अपना मानेंगे, राइट। तो ये होता है बेटा मोटिवेशन ऑफ मैन पावर। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है? मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। मोरल ऑफ एम्प्लॉयज मतलब क्या होता है? नथिंग बट टीम वर्क, मेरे टीम होके काम करना। ठीक है, तो टीम होके काम करने में बेटा क्या होता है इनके टीम वर्क में? इट्स अ टीम स्पिरिट। अगर सब साथ में होके काम नहीं करेंगे, राइट, अगर ये डिपार्टमेंट अलग टाइम में आएगी, अलग टाइम पे जाएगी, ये डिपार्टमेंट अलग टाइम पे आएगा, ठीक है, इन लोग आएंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरी आएगी और बोलेगी हम लोग सुबह 8 बजे से नहीं काम, 12 बजे से काम स्टार्ट करने वाले, 6 बजे जाने वाले, वहां पे मार्केटिंग वाले 9 बजे से आके 6 बजे जा रहे, तो बेटा क्या ये मेरा काम करेगा? नहीं। तो टीम स्पिरिट मतलब मुझे, आई मीन मोरल ऑफ एम्प्लॉय मतलब क्या चाहिए? जितने भी डिपार्टमेंट है सबके लिए सेम रूल होना चाहिए, साथ में मिलके सब काम करेंगे, साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे, तो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एकदम अच्छी खासी प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फिर आया फिफ्थ वाला पॉइंट, करियर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। अब ये करियर डेवलपमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे क्या काम आएगा? कोई मुझे बता सकता है प्लीज?
कोई मुझे एक बताओ, एक एग्जांपल दे दो कि करियर डेवलपमेंट मतलब क्या होता है। करियर डेवलपमेंट मतलब एनीवन? ठीक है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चलाया मैंने, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ बेटा, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ लोगों को यहाँ पे स्किल में गड़बड़ लग रहा है। एक ना मैं सेशन लेती हूँ, सेशन में देखती हूँ किसके अंदर क्या स्किल है, ठीक है। तो ये स्किल में मुझे क्या लगेगा, मेरा फाइनेंस वाला बंदा जो कि गलती पे मार्केटिंग में आ गया है, मार्केटिंग वाला गलती से फाइनेंस में आ सकता है, आ गया है, ठीक है। तो फिर उन लोग को रियलाइज होगा कि अरे यार यही तो प्रॉब्लम है मेरे काम पे, कि जहां पे मुझे जाना चाहिए मैं तो वहां पे हूं नहीं, ठीक है। उनको मैंने फिर अदला बदली किया। अभी उन लोग जिस अपने अपने जो भी पोस्ट में इन लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, राइट, तो उनके काम करने का स्पीड बढ़ गया, काम करने की उनकी न्यू डेवलपमेंट होगी, स्किल्स बढ़ गई उनकी, ठीक है। अभी उनको क्या होगा, अच्छी खासी उनका जॉब बेस पे डेवलप हो रहे वो लोग, उनको मैं क्या करूंगी, प्रमोशंस दूंगी, उनको बोनस बढ़ा के दूंगी, और उन लोग को सैलरी भी बढ़ गई उनकी। तो यहाँ पे बेटा जो उन लोग को पता नहीं था कि उनके साथ ये क्या हो रहा था अभी तक, बट अभी सडनली उनकी लाइफ एकदम चेंज हो गई, ठीक है। करियर में उनको बहुत अच्छा खासा डेवलप हो गया, और इसके वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी खासी डेवलपमेंट में जा रही है। तो ये जो सीन होता है ये होता है करियर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। आई मेरी बात समझ में? तो अभी 6th वाला पॉइंट क्या आता है बेटा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मतलब क्या आता है, एनीवन? कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मतलब कोई बता सकता है? आपके बुक में है बेटा, रीड करके बताओ मुझे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, यस, बट ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बेटा वो होता है कि मार्केट वर्ल्ड में, ये आज के बिजनेस वर्ल्ड में अगर मैं कुछ बिजनेस करने के लिए मार्केट में आई, बराबर, क्या मुझे कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ऑब्वियसली मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे मुझे। कोई चिंदी बिजनेस में करूँ तो कॉम्पिटिटर्स भरे मार्केट में, ठीक है। तो बेटा क्या होता है इसमें, मुझे जब मार्केट में रहना है, कॉम्पिटिटर्स के बीच में सरवाइव करना है, बट कुछ तो उनका मतलब ये नहीं कॉम्पिटिटर्स को हटाओ, ये मेरा मेन मोटो नहीं है। मेरा मेन मोटो ये है कि मुझे सरवाइव करना है, राइट। कॉम्पिटिटर्स के बीच में रहते हुए भी कस्टमर्स कैसे सिर्फ और सिर्फ मेरा ही प्रोडक्ट चूज करे, मुझे ऐसा बिहेवियर मार्केट में रखना है, और मेरा प्रोडक्ट में ऐसा क्वालिटी लाना है कि कस्टमर्स बाकी सबको साइड करके मेरे पास ही आए। आई होप ये समझ गए आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। वर्किंग रिलेशनशिप, अभी वर्किंग रिलेशनशिप मतलब क्या होता है बेटा, वर्किंग रिलेशनशिप ये होता है कि मैं जहां पे भी मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी वर्कर्स है, उनके बीच में मेरा रिलेशन अच्छे से मेंटेन रहे, ठीक है। ताकि ये ना हो कि इन लोग को मैं अलग ट्रीट कर रही हूँ, इन लोग को मैं अलग ट्रीट कर रही हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं सब लोग के मन में किया आएगा कि अरे यार यहाँ पे हम लोग को उतना रेस्पेक्ट नहीं मिलती, वहां पे हम लोग को इतना कोई समझने वाला नहीं है, राइट। तो ये सीन मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना ही नहीं है। मुझे हर एक वॉचमैन से लेकर सीईओ तक का लेवल, मुझे सबके साथ में रिलेशन अच्छे से रखना है, ताकि कोई भी बेझिझक मेरे पास अपना प्रॉब्लम लेके आ सके और मैं उसका सॉल्यूशन दे सकूं। और ऐसे ही अगर चलते रहा ना बेटा, बिजनेस बहुत अच्छा खासा ग्रोन अप होगा। ओके, तो 8th वाला पॉइंट क्या आता है, कॉर्पोरेट इमेज। अभी भाई बिजनेस में मार्केट में सर्वाइव हो गई, ठीक है। मार्केट में सर्वाइव होने के बाद क्या हो गया, मेरा अच्छा खासा ग्रोथ हो गया। ग्रोथ होने के बाद मैंने प्रेस्टीज कमा लिया, सब कुछ हो गया, राइट। तो कॉर्पोरेट इमेज मतलब मैं अपने ही नाम में ही एक ब्रांड बन गया मेरा, बराबर। तो मेरे नाम का जो कंपनी चल रही है, तो पब्लिक मरती है मेरे नाम मतलब मेरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, मेरे ब्रांड नाम के, बराबर। तो इसमें क्या होता है बेटा, फॉर एन एग्जाम्पल, आज हम लोग ये जनरेशन में, ठीक है, टाटा, ये कितनी पुरानी कंपनी है बट अच्छी खासी चल रही है ना, इन्फोसिस वगैरह ये सब अच्छी खासी चल रही है ना, राइट। तो हम लोग ये जनरेशन में होके भी वो जनरेशन के कंपनी के नाम को ऐसे कितना अच्छे से हम लोग नाम जानते हैं, राइट। क्यों जानते, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा उस टाइम पे उन लोगों ने ऐसा ब्रांड इमेज क्रिएट किया था कि आज बच्चा बच्चा उनके कंपनी को जानता है, बराबर। तो यहाँ पे मुझे भी उतना मेहनत करके अपना ब्रांड इमेज ऐसा बनाना है ताकि आगे कितने सारे आने वाली पीढ़ी अपने ये नाम से ऑर्गेनाइजेशन पहचान सके, ठीक है। फिर आया क्या, सोशल ऑब्जेक्टिव। अभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इनका क्या कहना है बेटा, कोई मुझे बताएगा प्लीज, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्या मान्यता है इनका? बराबर, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है बेटा, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखना, अगर मैं अच्छा खासा बिजनेस कर रही हूँ, सोसाइटी का हेल्प लेके मैं अगर बिजनेस को इतना आगे तक पहुंचा है, अभी मेरा भी तो कुछ योगदान बनता है ना सोसाइटी को रिटर्न करने के लिए, बराबर। तो क्या योगदान बनेगा मेरा रिटर्न करने के, इसमें जितना हो सके मैं प्रकृति का नुकसान ना करूं, राइट। जितना हो सके मैं
जॉब्स प्रोवाइड करूँ, जितना हो सके मैं डोनेट करूँ, और यहाँ तक कि मेरे जो वेस्टेज तो बेटा कम करना ही है मुझे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वेस्टेज मैं कम कर रही हूँ और जो वेस्टेज मेरा हो गया तो उसको मैं रिसाइकल में भी डाल दूँ, ठीक है। देखो कि भाई इससे रिसाइकल हो सकता है कि नहीं, ये सब का मुझे ध्यान रखना है। ये होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अभी क्या आता है, नेशनल सिग्निफिकेंस, लास्ट पॉइंट है ये बेटा, आपको टोटल 10 पॉइंट लिखना है। अभी नेशनल सिग्निफिकेंस क्या होता है बेटा, तो नेशनल सिग्निफिकेंस एक इजी वर्ड में बता रही हूँ आपको, जैसे लोग रहेंगे वैसा देश चलेगा। अभी आप बोलेंगे मैम ये तो डायलॉग हो गया ना, जैसा देश वैसा वेश, नहीं। तो इसमें क्या होता है मालूम है, अगर मेरे, सोच लो ये हमारा इंडिया, अपना जो ये ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इंडिया में अच्छा खासा चलता है, राइट। अगर मेरे हर एक पब्लिक, अच्छी खासी एम्प्लॉय जो भी है मेरे, अच्छे खासे स्किल्स उनमें डेवलपमेंट हो गई, तो इसमें किसका फायदा होगा, हमारे इंडिया का ही फायदा होगा ना। हर एक बंदा या हर एक बंदी अच्छी खासी स्किल्स में भरपूर है, हाँ, और ऐसे भरपूर स्किल्स जो भी जिसके अंदर है, हाँ, वो ऐसे बंदे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे, हर एक बंदा हर एक बंदी स्किल से भरा हुआ है, तो बेटा नेशन में भरा हुआ ही मिलेगा ना हम लोग को। ऐसे हम लोग अच्छे खासे गोल्स अचीव कर सकते हैं ना। ऐसे में अगर चला तो ये होता है बेटा, जैसा देश वैसे लोग, या जैसे लोग वैसा देश। अच्छे खासे लोग स्किल में चलेंगे तो नेशन तो ऐसे ही स्किल्सफुल भरा रहेगा, ठीक है। आई होप ये 10 के 10 पॉइंट आपको समझ में आ गए। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है बेटा? ठीक है, वेरी गुड। कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछो आप, ओके। तो फिर अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट में क्या है हम लोग को, ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट पार्ट में है बेटा ट्रेडिशनल एचआरएम एंड स्ट्रेटेजिक एचआरएम, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम लोग जरा पढ़ लेते हैं क्या है। तो ये क्या होता है, ट्रेडिशनल एचआरएम एंड स्ट्रेटेजिक एचआरएम। ट्रेडिशनल मतलब पुराना, स्ट्रेटेजिक मतलब अपन जैसा, ठीक है। अपन जैसा मतलब क्या, मॉडर्न टाइप के, ओके। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, इट इज ट्रेडिशनल का पढ़ रही हूँ, इट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज सो एज टू अचीव शॉर्ट टर्म गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है, इट्स अ ट्रेडिशनल अप्रोच मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या, टू अचीव करने के लिए, वो भी किसको अचीव करना है, शॉर्ट टर्म गोल। ये ट्रेडिशनल एचआरएम जो है बेटा, ये क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स को अचीव तो करता है पर कितने के लिए, शॉर्ट टाइम गोल अचीव करता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और वैसे ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या है, इट इज अ प्रोफेशनल एंड प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, ये देखो ह्यूमन रिसोर्सेज, सो एज टू अचीव द स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर ये ट्रेडिशनल वे में रहता है तो ये मॉडर्न वे में होता है, ओके। सेकेंड पॉइंट इज ट्रेडिशनल एचआरएम टेक्स रिएक्टिव डिसीजंस रिलेटिंग टू ह्यूमन रिसोर्सेज। रिएक्टिव डिसीजंस इसमें है, और स्ट्रेटेजिक एचआरएम टेक्स प्रोएक्टिव डिसीजंस रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या मतलब होता है बेटा, ये जो ट्रेडिशनल मेथड है ना इनके, इसमें इनका एक इजी वर्ड में बता रही हूँ। इनके इजी वर्ड में क्या है, अगर कल को कुछ हो गया, नाक तक पानी आ गया है, उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे करना क्या है, ये होता है ट्रेडिशनल अप्रोच में, ओके, ट्रेडिशनल एचआरएम में रिएक्टिव डिसीजन। और यही बात अगर मैं करूंगी स्ट्रेटेजिक एचआरएम के बारे में, ये क्या होता है, प्रोएक्टिव डिसीजंस। मतलब इन लोग पहले से सोच के रखते हैं बेटा कि अगर ऐसा सिचुएशन हो गया तो मुझे क्या करना है, और इनके पास ना प्लान एंड पॉलिसीज पूरी रेडी रहती है। इनके पास रेडी नहीं होती है, इन लोग होने के बाद सोचते कि क्या करना है। इन लोग क्या करते, पहले से सोच के रखते कि भाई अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमको क्या करना है, ठीक है। थर्ड में आते, अंडर ट्रेडिशनल एचआरएम प्रमोशंस बाय सीनियरिटी इज फॉलोड एट ऑल लेवल्स। स्ट्रेटेजिक एचआरएम गिव्स इंपॉर्टेंस टू प्रमोशन बाय मेरिट, द टॉप लेवल बाय सीनियरिटी एट लोअर लेवल। ये क्या होता है बेटा, अंडर ट्रेडिशनल एचआरएम प्रमोशंस मतलब इसमें ये जो ट्रेडिशनल वे में होता है ना, इसमें प्रमोशंस जब मिलता है तो सीनियरिटी के ऊपर देख के मिलता है। जो थोड़ा बड़े रहते हैं, बड़े पोस्ट में रहते हैं, पहले उनको होते होते जाएगा, बड़े से छोटे तक आते हैं, फिर छोटे वाले को या टॉप लोअर लेवल वालों को बाद में मिलेगा। पहले सीनियरिटी लेवल देख के ना उनको प्रमोशंस मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रेटेजिक एचआरएम गिव्स इंपॉर्टेंस टू प्रमोशन बाय मेरिट, द टॉप लेवल एंड सीनियरिटी एट लोअर लेवल। यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो डिजर्व करता है वो पहले जाएगा, ओके। यहाँ पे सीनियरिटी लेवल नहीं देखते, यहाँ पे जूनियरिटी लेवल नहीं देखते। यहाँ पे क्या देखेंगे, मेरिट लिस्ट में कौन आया पहले वो जाएगा, जो पहले आएगा वो, ठीक है।
फिर ट्रेडिशनल एचआरएम गिव्स मोर इंपोर्टेंस टू क्वांटिटी ऑफ वर्क। इन लोग क्या करते हैं बेटा, इन लोग है ना ट्रेडिशनल एचआरएम वाले क्वांटिटी ऑफ वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि कितना काम किया, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक एचआरएम प्लेसेस अ लॉट एम्फेसिस ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क। क्वालिटी ऑफ वर्क मतलब इन लोग क्या नोटिस करते हैं कि भाई तुम लोगों ने कितने, मतलब कितना क्वालिटी क्या है, क्या काम किया है, ठीक है। इन लोग क्या देखते हैं कि कितना काम किया, इन लोग क्या देखते हैं कि क्या काम किया। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मुझे 100 कॉल पे 100 सेल्स अचीव करनी है, राइट, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, कॉल तो किया है, बस कॉल ही किया है, कुछ अचीव नहीं हुआ है। और फिर इन लोग क्या देखेंगे कि कॉल्स कितने किए, मतलब 100। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटेजिक एचआरएम प्लेसेस लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क। मैंने इन्होंने 100 कॉल्स किए और 100 के 100 टारगेट अचीव किए, तो बेटा ये मैटर करते हैं। या फिर 50 कॉल्स किए और 50 के 50 जितने भी कॉल किए उतने सेल्स इन लोगों ने मार के लिए, राइट। तो ये क्या होता है बेटा, समझ गए आपको डिफरेंस क्या होता है क्वांटिटी और क्वालिटी में, कहाँ इन लोग फर्क ढूंढते हैं। एंड अभी इसमें नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज, नो स्पेशल मेजर्स। हाँ ये देखो, नो स्पेशल मेजर्स आर टेकन इनटू रिटेन एम्प्लॉइज। इन लोग का अलग ही एटीट्यूड रहता है। स्पेशल स्कीम्स आर डिजाइन टू रिटेन एम्प्लॉइज सच एज रिटेंशन बोनस एंड अदर लॉयल्टी प्रोग्राम्स टू रिटेन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज। इन लोग क्या सोचते हैं मालूम है क्या, ट्रेडिशनल वाले इन लोग कैसा सोचते हैं, आना है तो आ, जाना है तो जा, अगर तू जा रहा है तेरे को अपन रोकेगा नहीं, अगर तेरे को नहीं रुकना है तो मत रुक तू। और इन लोग क्या ट्रीट करते हैं मालूम है बेटा, अगर तू है, तेरे को अगर हम लोगों ने एम्प्लॉइज के जैसा चूज किया है, एज ए एम्प्लॉय कंसिडर किया है, तो तू ही करेगा, तेरे अलावा दूसरा कुछ नहीं है, तेरे को रुकना है तो रुकेगा, जाना है तो जाएगा। बट ये क्या ट्रीट करते हैं हम लोग को ऐसे, ये हमारे स्ट्रेटेजिक एचआरएम क्या ट्रीट करता है बेटा, स्पेशल स्कीम्स आर डिजाइन टू रिटेन एम्प्लॉइज सच एज रिटेंशन बोनस एंड अदर लॉयल्टी प्रोग्राम्स टू रिटेन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो उसको पहले पूछेंगे पकड़ के क्या हो गया, क्यों जा रहे हो, क्या क्या है, फिर उसको लॉयल्टी स्कीम देंगे, ठीक है, कि इतना दिन तू हमारे पास काम किया, ये ले तेरा लॉयल्टी स्कीम है, ये ले तेरे को इतना, तेरे को थोड़ा पैसे देंगे, जैसे कि इट्स लाइक प्रमोशंस पे कैसे मिलते हैं बेटा, इंसेंटिव्स कैसे मिलते हैं, वैसे लॉयल्टी के ऊपर भी थोड़ा बहुत देंगे, तुमने इतना काम किया, राइट, तुमको ये लो, थोड़ा बोनस ले लो, फिर रुक जाओ। ये सब ना मस्का पॉलिसी लगा लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज फिर जाने को नहीं देखता है। ये क्या होता है, द एम्प्लॉयज, फिर नेक्स्ट पॉइंट, द एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड एज हायर्ड वर्कर्स, अंडरटेक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, देयर इज लैक ऑफ केयर एंड कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय को ना उतना केयर नहीं करते, और जहाँ पे केयरिंग वगैरह नहीं मिलता, क्या हम लोग वहाँ पे रुकना चाहेंगे क्या, नहीं ना। और यहाँ पे क्या होता है एसएफएम में, स्ट्रेटेजिक एचआरएम में, अंडर स्ट्रेटेजिक एचआरएम एम्प्लॉयज आर कंसिडर एज अ पार्टनर्स ऑफ प्रोग्रेस। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी जब आगे बढ़ती है, एम्प्लॉय वर्कर सबको साथ में लेके आगे बढ़ते हैं, उनको ऐसा ट्रीट करता है, यार तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो एम्प्लॉइज आर ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, मैनेजमेंट शोज केयर एंड कंसर्न टुवर्ड्स एम्प्लॉय। मैनेजमेंट जो है ना अपने एम्प्लॉइज, अपने वर्कर्स के ऊपर केयरिंग नजर से देखता है, ठीक है। और ऐसा कोई केयर वेयर करे तो हम लोग को ऑब्वियसली अच्छा लगना ही है, राइट। तो ये होता है इनके दोनों के बीच में डिफरेंस, अभी आपको देख लिया, ठीक। तो बेटा इसमें क्या होता है, फर्स्ट में आप लोगों ने देख लिया कि शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं। सेकेंड, इन लोग क्या होता है, कोई भी सिचुएशन आने के बाद जाके सोचते हैं करना क्या है, इन लोग क्या करते हैं, सिचुएशन के पहले से ही रेडी होके रहते हैं कि ऐसा सिचुएशन आ गया तो हमें क्या करना है, ओके। थर्ड, इसमें क्या होता है, पहले सीनियरिटी, मतलब जो सीनियर रहेंगे पहले उनको मिलेगा अच्छा खासा अचीवमेंट, प्रमोशंस, यहाँ पे मेरिट लिस्ट में जो पहले आएगा वो मिलेगा उनको अचीवमेंट, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, क्वांटिटी ऑफ काम, क्वांटिटी, ज्यादा काम की क्वांटिटी को पहले इंपॉर्टेंस देते हैं, यहाँ पे क्वालिटी वाले काम को इंपॉर्टेंस मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, उन लोग को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनको सोचते रुकना है तो रुको, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, छोड़ के जाओ, हमने तुमको ये करके रखा है, क्या एटीट्यूड दिखाते। यहाँ पे क्या होता है बेटा, एम्प्लॉय को रोकने को देखते हैं, ताकि उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने को देखते हैं, उनको लॉयल्टी स्कीम्स वगैरह देते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में क्या होता है, एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड हायर्ड वर्कर्स टू अंडरटेक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, वहां पे उनको केयरिंग नहीं मिलती है एम्प्लॉयज और वर्कर्स को। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, विथ रेस्पेक्ट, मतलब ये वाले में, ये स्ट्रैटेजिक एचआरएम में एम्प्लॉयज और वर्कर्स को क्या बोलते हैं, तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं है, ओके। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको सब समझ में आ गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे ये जॉब एनालिसिस के बारे में, ओके। जॉब एनालिसिस में बहुत इजी टॉपिक्स है बेटा, ये 2 टॉपिक मिलेंगे आपको,
ये 2 टॉपिक में आपको बहुत अच्छे से इजीली हो जाएगा। अभी तक तो आपको इतना सब आइडिया आ ही गया रहेगा ये जॉब के बारे में क्या क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग देखेंगे जॉब एनालिसिस के बारे में, ठीक है। तब तक कोई भी डाउट्स रहेगा प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप लोग, एंड कोई भी डाउट रहेगा बेटा आप लोग मुझे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हो, ओके।